Hello friends, welcome to the commerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss in this video Business Environment Part 11, जिसके अंदर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में। और अब जो थर्ड जो फीचर है इसका वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय लिबरलाइजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि जो अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थी, रेगुलेशंस थे, उन सभी को लिबरलाइज कर दिया गया और ओपनली इकोनॉमी हमारी कंट्री के बना दी गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। जो भी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाइमेट था उसे फेवरेबल बना दिया गया ग्लोबल बिजनेस के लिए। सेकंड जो है ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि जो एक्सपेंड करना है हमारे बिजनेस का, अगर हमारी कंट्री का कोई भी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है फॉरेन किसी कंट्री के अंदर, तो वो जो है एक्सपेंड कर सकता था ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। थर्ड जो है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम और टू एनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो बाई सेल एंड परचेज है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी ग्लोबलाइजेशन से जो है इजी हो गया। नेक्स्ट है मेजर एडोप्टेड फॉर ग्लोबलाइजेशन। जो मेजर जो है एडोप्टेड किए गए थे ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो क्या क्या है? फर्स्ट इज अ इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर जो है इंक्रीज हुआ थ्रू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो जो है इससे ईजिली उनको इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री के अंदर मिल गई। सेकेंड, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी का मतलब है कि जो फॉरेन करेंसी है उसको सेल एंड परचेज करना थ्रू द इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग, उस रेशो के अंदर पार्शियल कन्वर्ट कर देना, ताकि जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, अगर मान लेते हैं हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमें जो है इम्पोर्ट के बदले क्या देना पड़ेगा? उन्हें फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत हमारे देश को पड़ेगी, हमारी कंट्री को पड़ेगी। इसलिए जो है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी जो इंडियन रुपी का किया गया। थर्ड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसे भी अडोप्ट किया गया। In conformity with the economic reform, foreign trade policy was enforced for long duration, namely 5 years. Indian foreign trade policy 2015-20 is a liberal policy. जो 2015-20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो लिबरल पॉलिसी है, एक तरह की 5 साल की जो इसका ड्यूरेशन है। अंडर दिस पॉलिसी वेरियस रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। इसके अंदर जो भी मतलब कि रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड के अंदर उसको रिमूव कर दिया गया। ओपन कॉम्पिटिशन हैज़ बीन encouraged and all facility have been provided to the end। यानी कि इसके अंदर ओपनली कंपटीशन जो है उसको एनकरेज किया गया। एनकरेज करने के लिए क्या किया गया? जितनी भी फैसिलिटीज़ थी उससे रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड उसे प्रोवाइड की गई, ताकि जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो सके वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ द टैरिफ। टैरिफ को रिड्यूस करना। जो भी मतलब कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह थी वो 1991 से पहले जो भी मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर लगाया जाता था वो बहुत ज़्यादा होती थी, उसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा होती थी, इसलिए उसको रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस इन द टैरिफ। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट सिर्फ करते रहेंगे तो इससे जो हमारा देश है वो कर्जवान हो जाएगा, इसलिए एक्सपोर्ट भी जो है और इम्पोर्ट जो है दोनों बैलेंस होना चाहिए। और एक्सपोर्ट अगर उससे ज़्यादा हो इम्पोर्ट से तो वो एक फेवरेबल कंडीशन हमारी कंट्री के लिए है, इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए भी जो है एक मेजर इसको अडोप्ट किया गया था ग्लोबलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द रिपैट्रिएट। फ्रीडम ऑफ द रिपैट्रिएट में क्या किया गया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्हें अपनी फॉरेन में जो भी मतलब कि करेंसी के अंदर पेमेंट लेनी होती थी तो उससे पहले 1991 से पहले उन्हें आरबीआई की अप्रूवल लेनी होती थी वो पेमेंट लेने के लिए। लेकिन अब जो है उन्हें ऐसी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वो इन्वेस्ट करते हैं तो बिना किसी परमिशन के आरबीआई के वो अपनी पेमेंट जो है फॉरेन करेंसी के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन के वो क्या है? इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर इससे इंक्रीज हुआ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। सेकेंड, इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है इंक्रीज हुआ हमारी कंट्री के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ द एफडीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिफरेंट जो फॉरेन कंपनीज थी वो हमारी कंट्री के अंदर इजीली अट्रैक्ट होने लगी, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो है पॉपुलेशन लेवल बहुत हाई है।
यहाँ पर जो मतलब कि डिमांड है वो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी मतलब कि फॉरेन कंपनी चाहती है हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है इंक्रीज़ हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जितने भी कंपनीज है वो इजिली हमारी कंट्री के अंदर अट्रैक्ट होने लगी। इंक्रीज इन द फॉरेन कोलेबोरेशन, फॉरेन कोलेबोरेशन भी जो है इंक्रीज इससे हुआ। कोलेबोरेशन जो है दो टाइप का हुआ, फॉरेन कोलेबोरेशन जो है दो टाइप से हुआ, एक तो फाइनेंशियल कोलेबोरेशन और जो है दूसरा वो है टेक्निकल कोलैबोरेशन। तो फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट मिला दूसरी कंट्री से, और टेक्निकली भी जो है टेक्नोलॉजिकली भी जो है हमें कोलैबोरेशन से सपोर्ट मिला। इन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन फॉरेन कंपनी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वाइल इन टेक्निकल कोलैबोरेशन मॉडर्न फॉरेन टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन कंपनीज। यानी कि जो फॉरेन कंपनीज है उन्होंने हमें फाइनेंशियली भी और टेक्नोलॉजिकली भी दोनों तरह से कोलैबोरेट किया। फॉरेन कंपनी आर सेटिंग अप मैनी एंटरप्राइजेज इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंपनी। फॉरेन जो भी कंपनी थी उन्होंने जो भी इंडिया के अंदर अपने एंटरप्राइजेस को सेटअप किया था, तो उन्होंने इंडियन कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। नेक्स्ट जो है वो है इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक्सपोर्ट करने से जो है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी हमारे पास इंक्रीज होने लगी, उसकी क्वांटिटी भी। एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, जो मार्केट का एक्सपेंशन है, क्योंकि अब देखो जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक कंप्लीट वर्ल्ड इकोनॉमी को एक सिंगल मार्केट बना देना है, तो यहाँ की जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो दूसरी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का एक्सपेंशन है वो भी इजीली हो सकता है। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन कोलैबोरेशन है वो उससे जो है टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन होने से हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। ब्रांड डेवलपमेंट, दूसरी कंट्रीज़ की जो भी ब्रांड थी वो हमारी कंट्री के अंदर जो भी मतलब कि रिचेस्ट सेक्टर है वो उससे इजीली अट्रैक्ट हुआ, और ब्रांड डेवलपमेंट भी हुआ उसके कारण। डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर का भी जो है इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कैपिटल मार्केट के अंदर भी जो है बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। नाउ मैनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन इंडियन कैपिटल मार्केट। अब जो इन्वेस्टर्स थे बाहर के फॉरेन के वो इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी जो है इससे जनरेट होना शुरू हो गई, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनकी जो भी मतलब कि यहाँ पर बिजनेस सेटअप है, एंटरप्राइजेस सेटअप है, वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी उन्होंने जनरेट किया वहाँ की कंट्री के लोगों के बीच के लिए। इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, अब जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो कंपटीशन है उससे इंक्रीज़ होगा। हमारी कंट्री और जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कंट्रीज़ जो कंपनीज़ है उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है थ्रू द बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज के कारण जो भी मतलब कि दी जाएगी प्रोडक्ट के लिए, तो उससे जो है इम्प्रूवमेंट होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पीपल की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जितना जनरेट होगा उससे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। बेटर क्वालिटी अगर प्रोडक्ट की मिलेगी तो उससे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, तो इससे जो अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। नेगेटिव इफेक्ट जो है, नेक्स्ट जो है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट है लॉस टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन फॉरेन कंपटीशन हैज़ इंक्रीज इन इंडिया। फॉरेन जो भी मतलब कि कंपटीशन है वो इंक्रीज हुआ इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। नाउ इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव टू कॉम्पीट विद द फॉरेन इंडस्ट्रियल यूनिट, जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उसको कॉम्पिटिट करना पड़ रहा है फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ। बिकॉज ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ लो कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स मैनी इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट हैव फेल्ड टू फेस कॉम्पिटिशन एंड हैव बीन क्लोज्ड। क्योंकि जो फॉरेन गुड्स हैं उनकी क्वालिटी भी हमारी जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ की क्वालिटी से कुछ ना कुछ बेटर होगी, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होगी हमारी कंट्रीज़ से, और जो कॉस्ट होगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण वो भी क्या होगी, कम होगी। इससे जो है कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, जिससे कि अल्टीमेटली लॉस होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट। फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया के अंदर यूज़ करती है मेनली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और जबकि हमारे देश के अंदर ज़रूरत है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए जो इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव जो भी मतलब कि
उसे यूज़ करना ही बेटर है हमारी कंट्रीज़ के अंदर। तो विद इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑटोमेटिक मशीन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ हैव रिड्यूस। जो एम्प्लॉयमेंट का जो एवेन्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा उससे। थर्ड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा क्योंकि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको कम वेजेस पर काम करना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी भी उनके पास नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन उनका शुरू हो जाएगा, क्योंकि काम ना मिलने से ज़्यादा क्या ठीक है कि जो कम वेजेस में काम मिल रहा है उसे अडोप्ट कर लेना। तो इससे उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा लेबर्स का। फोर्थ इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। With the easy availability of the foreign goods, demonstration effect have increased among Indians. Now many consumer are using luxury product by imitating others. यानी कि अब जो कंज्यूमर है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे। इट हैज़ प्रोमोटेड टेंडेंसी ऑफ वेस्टफुल कंजप्शन इन द इंडिया। इससे जो है वेस्टफुल कंजप्शन इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगी, जिसके कारण दिस इंक्रीजिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैज़ इन टर्न रिड्यूस सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जिसके कारण जो सेविंग है वो भी कम हो जाएगी लोगों के पास, और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनका डोमिनेंस। विद ग्लोबलाइजेशन, डोमिनेंस ऑफ अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैव इंक्रीज इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प फॉरेन कंपनीज इन एनलार्जिंग देयर मार्केट शेयर। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने अपना मार्केट शेयर को जो है एनहांस करना, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया कोल्ड ड्रिंक मार्केट अ लार्ज शेयर इज कंट्रोल्ड बाय द पेप्सी एंड कोको कोला विच आर फॉरेन कंपनीज। जो मतलब कि इंडिया के अंदर कोल्ड ड्रिंक की मार्केट है, जैसे कि पेप्सी और कोको कोला है, उनका जो शेयर है मार्केट के अंदर वो बहुत लार्ज है, कंट्रोल जो है उनका बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्रीज़ के अंदर। तो इससे जो है डोमिनेंस होना शुरू हो जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का हमारी कंट्री के अंदर। सो ये सभी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।